दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर तो हो गया, लेकिन ईरान का जो इतिहास है वो रक्त रंजित रहा है। ईरान के अब तक की युद्ध इतिहास पर नजर डालें तो ये धरती खून खराबे से भरी हुई है। लेकिन एक अहम बात यह है कि शासन जिसने भी किया हो, चाहे वो अरब से रहे हो या मंगोल या तुर्क, सबने फारसी संस्कृति को अपनाया। इसे नष्ट करने की कोशिश किसी ने नहीं की। ऐसे में माना जाना चाहिए कि ईरान पर आया संकट भी टल जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका समेत ढेर सारे पश्चिम देश इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के साथ ईरान के खिलाफ साये की तरह खड़े थे। वहीं अमेरिका सद्दाम हुसैन को बंकर से निकालकर मारने में पीछे नहीं हटा। आज G7 देश ईरान के खिलाफ खड़े हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कल वो इसके साथ खड़े हो जाए, भले ही सत्ता बदल जाए। यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। मतलब सब कुछ सत्ता के ऊपर। सबके अपने हित हैं, सबके अपने अपनी सुविधा के अनुसार सारे देश चल रहे हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं कौन कल किसके साथ आ जाए। प्राचीन फारस, जिसे आज हम सब ईरान के नाम से जानते हैं, बहुत समृद्ध और सामरिक दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था। इसी वजह से इस पर सदियों से अलग अलग शक्तियों की बराबर नजर रहने की वजह यही थी। इसी वजह से अरबों से मंगोलों तक ईरान ने दर्जनों युद्ध लड़े, कभी आक्रमणकारी की भूमिका में तो कभी रक्षक की भूमिका में। इस्लामिक क्रांति के पहले भी ये युद्ध चलते रहे, तो इस्लामिक क्रांति के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भी ईरान ने युद्ध यही इसी तरह लड़े, और अब युद्ध इजराइल के साथ लड़ रहा है। 7वीं सदी का मामला है। ईरान में शासनी साम्राज्य था। इस साम्राज्य की टूटी बोलती थी दोस्तों। तब अरबों की नजर पड़ी और उन्होंने आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक कई युद्ध ईरान ने लड़े। तब जाकर सासनी साम्राज्य का अंत हुआ और ईरान में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। अरबों की ओर स्थापित पहले इस्लामी शासन राशिदून खिलाफत ने ये हमले किए। इस दौरान और इसके आगे पीछे भी कई युद्ध लड़े गए। प्रमुख युद्धों में से एक बैटल ऑफ पिकार रहा है, जो सासनी साम्राज्य और अरबों के बीच हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में सासनी साम्राज्य को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे अरबों का मनोबल बढ़ चुका था। और एक और युद्ध बैटल ऑफ अल कदिसियाह के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में इराक के कुफा के पास की जगह थी। उस समय फारसी सेनापति रुस्तम फरूख खा जाद और अरब सेनापति साद इब्न अबी वक्कास के बीच खूब संघर्ष हुआ। इसमें सासानी साम्राज्य को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध को निर्णायक माना गया और यही से सासनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई दोस्तों। कदिसोन के पतन के बाद फारसियों का मतलब सासनी साम्राज्य से अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो गए युद्ध के लिए। इतिहास में इसे बैटल ऑफ जलवा के नाम से जाना गया। इस बार अरबों को उत्तरी इराक में कब्जा मिल गया, मतलब फारसी शासकों को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी ईरान में भी एक युद्ध लड़ा गया था। इसे बैटल ऑफ नहावान के नाम से जाना जाता है। इस बार फारसी सेनापति फिरोजान और अरब सेनापति नोआमान इब्न मुकरिन अपने सैनिकों के साथ आमने सामने थे। लेकिन इस युद्ध का क्या हुआ, ये बेहद दिलचस्प बात है दोस्तों। इसी के बाद सासनी साम्राज्य एक बार फिर अंतिम कील उस पर लगाई गई। अंतिम सासनी साम्राज्य जद्दगिर्द थे, जो युद्ध के बाद भी भागते रहे और अंत में मारे गए। ये पूरी बात 651 AD की बताई जाती है दोस्तों। इसके बाद इस्लामी खिलाफत का विस्तार हुआ। खलीफा उमर के शासन में इस्लाम का प्रसार और क्षेत्रीय विस्तार लगातार होता रहा और चारों तरफ देखते ही देखते इस्लामी एकता और धर्म के नाम पर लड़ाई होती रही, फैल गई। कालांतर में फारसी संस्कृति को फॉलो करने वालों ने इस्लाम को आत्मसात करना शुरू कर दिया। इसका ये फायदा हुआ कि फारसी भाषा, साहित्य और प्रशासन को इस्लामी काल में नया जीवन मिल गया दोस्तों। इस तरह ईरान में शिया इस्लाम का विकास हुआ धीरे धीरे, जो बाद में इस्लामी दुनिया में विशिष्ट पहचान बन गया, खास पहचान दिया। आज शिया कम्युनिटी पूरे दुनिया में राज करती है। शिया और सुन्नी की लड़ाई अलग बात है। वर्तमान ईरान और इसके सुप्रीम लीडर खमेनेई इसी शिया समुदाय के धार्मिक नेता भी हैं दोस्तों। 11वीं से 12वीं सदी में ईरान में गुइद और गजनवी जैसे शासक आए, जो शक्तियाँ इस्लामी मगर फारसी संस्कृति से प्रेरित थी।
इस दौरान धीरे धीरे तुर्कों, विशेष रूप से सेल्जुकों का प्रभाव मध्य एशिया में हुआ, जो धीरे धीरे इस्लामी दुनिया की नई ताकत बनकर उभरे। सेल्जुक तुर्क के एक सुन्नी मुस्लिम जनजाति से थे, जिन्होंने इस्लाम अपनाया और खलीफा की वैधता को स्वीकार करते हुए सत्ता का विस्तार किया। धीरे धीरे उन्होंने ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की तक अपना साम्राज्य फैला लिया। इस दौरान ईरान में फारसी शासकों को हटाकर सेल्जुकों ने सत्ता हथिया ली। साल 1040 के आसपास विद वंश का पतन हो गया। सुन्नी तोगरुल बेग ने यहाँ की सत्ता संभाली और बगदाद जाकर अब्बासी खलीफा सुल्तान की उपाधि ले। अब उनका उत्साह और मनोबल बढ़ गया। सेल्जुक तुर्कों ने बैटल ऑफ गंतवान में गजनवी शासक मसूद को हरा दिया। इसके बाद उन्होंने खुरासन और ईरान के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। सेल्जुकों ने फारसी भाषा को दरबार की भाषा बनाए रखा। उमर खयाम, अल गजाली और निज़ाम अल मुल्क जैसे विद्वान इसी युग में सामने आए। इन सारे युद्धों का परिणाम ये हुआ कि सुन्नी शासकों ने फारसी परंपरा के साथ इस्लामी तुर्की शासन की स्थापना भी की। उन्होंने फारसी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपना लिया। उन्होंने मदरसों, वास्तुकला और इस्लामी दर्शन को आगे बढ़ाने का काम किया। इतिहास में इस समय को फारसी इस्लामी संस्कृति का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, 13वीं सदी की शुरुआत में मंगोल नेता चंगेज खान की नज़र इसके इलाके पर पड़ी और 1219 से 1260 के बीच इस इलाके में फिर से युद्ध होने शुरू हो गए। साम्राज्य के विस्तार की नीति और व्यापारिक मार्गों पर कब्जे की दृष्टि से चंगेज खान ने कई हमले किए। उस समय ईरान पर ख्वारिज़्म शाही साम्राज्य राज कर रहा था। कई शहर तबाह हो गए, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। निशापुर की नाम एक जगह पर तो 1 लाख से अधिक लोगों के नरसंहार की कहानी बताई जाती है। दोस्तों, कुछ दिन तक राज करने के बाद चंगेज खान की अगली पीढ़ी हलागू ने पश्चिम एशिया में विस्तार किया और अभियान शुरू किया। उसने बगदाद पर हमला करके अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। फिर ईरान में इल्खानेत साम्राज्य की स्थापना हुई। इन युद्धों में लाखों जानें गई। अनेक बौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से देखते ही देखते चौपट हो गई। हालांकि मंगोल शासकों ने बाद में इस्लाम स्वीकार किया और फारसी संस्कृति को भी अपनाया। दोस्तों, युद्धों के ऐतिहासिक कालखंडों में एक सबसे बड़ी जानकारी ये भी मिलती है कि 22 सितंबर 1980 को जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया था, तो यही वो समय था जब इजराइल ईरान के साथ खड़ा हो गया। इजराइल ने 7 जून 1981 को इराक की राजधानी बगदाद के पास न्यूक्लियर रिएक्टर पर जबरदस्त बमबारी की, उसे तहस नहस कर दिया। उस समय इजराइल के पीएम थे मेनाकेम बेंजी। उन्हें भय था कि अगर इराक ने परमाणु हथियार बना लिया तो वो इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों, कभी इजराइल जो ईरान का दोस्त हुआ करता था, आज दुश्मन है। ये पूरी कहानी ऐसे ही नहीं है, ना ही कोई मनगढ़ंत है, बल्कि ये है ईरान का रक्त रंजित इतिहास। इजराइल ने सारे कदम उठाए, इजराइल से दोस्ती भी की, ईरान से दोस्ती की। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है और हम यही चाहेंगे, पूरी दुनिया यही चाहेगी कि युद्ध आगे ना बढ़े। लेकिन इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक, बनिए हमारी ताकत, क्योंकि हम उठाते हैं आपकी हक की आवाज़ बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी भय के साथ। बाकी तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।